Hello civil engineers, my name is Shazib. I am professional estimation engineer and corporate trainer for you. मैं एक बार फिर से आपका reinforce के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। Today we are going to discuss about the formwork. What is the role of formwork? What are the different types of formwork on the basis of material or on the basis of function? तो हम formwork की बात करते हैं तो formwork क्यों यूज किया जाता है? तो हम देखेंगे जो भी हमारे आरसीसी एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, हमारा कॉलम है, हमारा स्लैब है, बीम है, हमारे जो भी आरसीसी वॉल्स रहती हैं उसमें कंक्रीटिंग करने के लिए फॉर्मवर्क यूज किया जाता है। विदाउट फॉर्मवर्क हमारा कोई भी आरसीसी एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर्मवर्क हमारा किया जाता है ताकि उसका जो भी एज पर ड्राइंग जो हमारे आरसीसी एलिमेंट का शेप है उसे शेप देने के लिए हमारा फॉर्मवर्क किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि फॉर्मवर्क अगर डिफरेंट टाइप की हम बात करते हैं तो हमारे फॉर्मवर्क कितनी तरीके के होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बेस्ड ऑन मटेरियल। अगर हम बेस्ड ऑन मटेरियल की बात करते हैं तो हमारा प्लाईवुड फॉर्मवर्क आता है। प्लाईवुड फॉर्मवर्क क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्टली प्लाईवुड फॉर्मवर्क हमारा यूज़ किया जाता है। ये इजी टू कस्टमाइज होता है और इजी टू यूज़ रहता है। तो ये बहुत वाइडली हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है प्लाईवुड फॉर्मवर्क। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील फॉर्मवर्क। हमारा स्टील फॉर्मवर्क आता है, प्लाईवुड की तरह ही हमारा स्टील फॉर्मवर्क यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम फॉर्मवर्क। अगर हम एल्युमिनियम फॉर्मवर्क की बात करते हैं तो हम इसे माइवन फॉर्मवर्क भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टील और एल्युमिनियम की कंपेयर में तो हमारा एल्युमिनियम जो फॉर्मवर्क है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टील की कंपेयर में। वो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम का जो डेंसिटी है वो स्टील से कम रहता है, तो इसलिए लाइट वेट होने की वजह से एल्युमिनियम का स्टील की कंपेयर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये इजी टू यूज रहता है। उसके बाद हमारा प्लास्टिक का फॉर्मवर्क रहता है। प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी आजकल मार्केट में आने लगा है, तो प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी यूज होने लगा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाईवुड फॉर्मवर्क के बारे में। तो अगर हम प्लाईवुड फॉर्मवर्क के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो हमारे कितनी तरीके के हमारे फॉर्मवर्क होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा शटरिंग होता है, हमारा शेंटरिंग होता है और हमारा स्टेजिंग होता है। तो इसमें हमारे क्या है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स कंफ्यूज रहते हैं कि शटरिंग और फॉर्म वर्क में क्या डिफरेंस है। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शटरिंग की। तो हम अगर फॉर्म वर्क की बात करेंगे तो उसमें हम दो पॉइंट्स मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो अगर हम शटरिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे वर्टिकल आरसीसी एलिमेंट्स हैं, जो हमारा कॉलम होगा वर्टिकल है, हमारा वर्टिकल आरसीसी एलिमेंट है, हमारा आरसीसी वॉल्स है वो हमारा वर्टिकल एलिमेंट है, हमारा फाउंडेशन है, फुटिंग, वो भी हमारे वर्टिकल एलिमेंट्स है। तो उसमें जो हम फॉर्मवर्क यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, शटरिंग फॉर्मवर्क। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ये हमारा जो कॉलम के लिए यूज हो रहा है फॉर्मवर्क, ये हमारा क्या है, ये हमारा शटरिंग फॉर्मवर्क है। अब हम बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग क्या है? तो जो हमारे हॉरिजॉन्टली आरसीसी एलिमेंट्स है, जैसे हमारा स्लैब है, हमारा बीम है, तो उसमें जो हम फॉर्मवर्क करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा सेंटरिंग कहलाता है। ये हमारा देखेंगे हमारा स्लैब का जो फॉर्मवर्क है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजिंग की। स्टेजिंग क्या है? तो हमारा जो सेंटरिंग रहता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टली हमारा फॉर्मवर्क रहेगा, तो उसे हम बिना सपोर्ट के तो नहीं कर सकते। तो उसे सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेजिंग यूज करते हैं। तो स्टेजिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल आता है। तो हम अब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स की। हमारा जो प्लाईवुड का शटरिंग है उसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे और उसे हम डिटेल्स में बताएंगे कि किसका क्या यूज है और किसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। हम आईएस कोड से भी आपको बताएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कंपोनेंट्स यूज्ड इन प्लाईवुड फॉर्मवर्क। जो हमारे प्लाईवुड के फॉर्मवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्लाईवुड यूज होता है, तो प्लाईवुड होगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या यूज होता है, हमारे यहाँ बैटेंस यूज होते हैं। बैटेंस क्या होते हैं, लकड़ी के जो गत्ते होते हैं जो यूज किए जाते हैं सपोर्ट देने के लिए, प्लाईवुड को सपोर्ट देने के लिए, वो हमारे बैटेंस यूज होते हैं। हमारे चैनल्स यूज होते हैं और हमारा प्रॉप्स जो होते हैं, हमारे वर्टिकल पाइप जो रहते हैं प्रॉप्स बोलते हैं, उसे प्रॉप्स यूज होते हैं। ठीक है, हमारा क्लैंप यूज होता है, हमारे टाइज यूज किए जाते हैं उसमें, और हमारे यू जैक यूज किए जाते हैं। तो हम देखेंगे इसे कि किसका कहाँ पर क्या यूज है। तो हम प्लाईवुड से स्टार्ट करते हैं कि प्लाईवुड की अगर हम बात करेंगे तो प्लाईवुड कितनी तरीके का होता है, उसमें हमारी थिकनेस क्या रहती है, साइज क्या रहता है, तो हम उसकी बात करते हैं। अब कि हमारे टाइप्स ऑफ प्लाईवुड क्या है। तो अगर हम एज पर आईएस कोड देखते हैं तो 4990/2011 आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारी तीन तरीके की प्लाई होती है। एक हमारा प्लेन प्लाईवुड होता है,
एक हमारा प्लास्टिक कोटिंग होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है फिल्म फेस्ड। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पर वाटर प्रूफिंग के लिए चाहिए। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो हमारी बेसिकली 3 तरीके की प्लाई होती है। अब हम बात करते हैं साइज़ के बारे में इसकी। तो हमारे साइज़ क्या होते हैं प्लाईवुड के, तो हम ये भी हमारा सेम IS कोड से हम देखते हैं 4990/2011। अगर हम इससे बात करते हैं तो हमारे कितनी तरीके के साइज़ रहते हैं प्लाईवुड के, तो हम यहाँ देखेंगे ये स्टार्ट होता है 2400 × 1200, 2400 बाई 1200 mm का ये प्लाईवुड रहता है हमारा। उसके बाद ये बहुत सारे आपको साइज़ देखने को मिलेंगे, ये आप इस IS कोड में देख सकते हैं। और ये हमारा 900 बाई 900 mm रहता है। ये हमारा 2400 बाई 1200 रहेगा, उसके बाद 2400 बाई 900 रहेगा। ये डिफरेंट साइज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस यहाँ पर आपको दी हुई है। ये इसमें क्या रहेगा, आपका बहुत सारे अलग अलग नंबर्स के हिसाब से प्लाई आती है। आपकी 3 नंबर की प्लाई आती है, आपकी 5 नंबर की आती है, 7 नंबर की आती है, 9 की आती है और मोर देन 9 नंबर आती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो प्लाई का थिकनेस रहेगा वो आपका 3 नंबर में क्या थिकनेस रहेगा। तो हम देखेंगे 3 नंबर में हमारा 4 से 6 mm तक थिकनेस रहेगा, अगर 3 नंबर की प्लाई की बात कर रहे हैं। अगर हम 5 नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ से देखा है 6 से 9 तक, 6 से आपका 9 तक आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम 7 नंबर की प्लाई की बात करते हैं, ये आपका 16 से रहेगा, ये आपका 19 तक। तो ये अलग अलग नंबर पे डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस क्या वहाँ पर रहेगी। अगर हम मोर देन 9 नंबर ऑफ प्लाई की बात करते हैं तो वो हमारा कितना जाता है, उसका थिकनेस 40 mm तक थिकनेस उसका जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या उसके साइज है और क्या क्या थिकनेस है। तो ये हमारा प्लाईवुड अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल इस तरीके से ये प्लाईवुड हमें दिखता है। तो इसके साइज जो है वो डिफरेंट रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हमारी वहाँ पर साइट पर क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटन की। तो ये देखिए आपको बैटन दिख रहा है, ये क्या रहता है, लकड़ी की गत्ते रहती है। ये प्लाईवुड में आपका सपोर्ट देने के लिए रहते हैं। तो जो हमारा बैटन है उसका क्या साइज रहता है, हमारा बैटन का वो हमारा बेसिकली 6 से 8 फुट तक रहता है, उससे ऊपर भी रहता है, लेकिन हमारा बेसिकली 8 फुट का यूज़ किया जाता है। उसकी जो ब्रेथ और थिकनेस रहती है वो 2/3 इंच रहती है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रॉप्स कैसे रहते हैं। प्रॉप्स कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे प्रॉप्स आपको दिख रहा है, ये आपके प्रॉप्स जैक दिख रहा है, ये आपको जो वर्टिकल पाइप दिख रहा है ये हमारे प्रॉप्स रहते हैं। इसकी एक फिक्स हाइट रहती है, एक इसकी ओपनिंग हाइट रहती है। तो ये आपको 1.5 मीटर से 2.5 मीटर और एबव भी मिल जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, प्रॉप्स की एक ओपनिंग हाइट रहती है जो आपकी 1 से 1.5 मीटर तक रहती है। तो ओपनिंग हाइट के बाद हम इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये हमारा क्या रहता है, यू जैक रहते हैं। ये यू जैक हम लगाते हैं इसमें प्रॉप्स में। वो किस लिए लगाते हैं, ताकि जो हमारे ऊपर चैनल्स लगे हुए हैं हम उससे इजीली उसमें इंस्टॉल कर सकें, इजीली उसे हम उसे फंसा सकें उसमें। तो ये प्रॉप्स के साथ आपका यू जैक लगा के वो चैनल में लगाया जाता है। अब हम अगर बात करते हैं चैनल्स की, तो यहाँ पर आपके चैनल्स वुडन के दिख रहे हैं और यहाँ पर आपका चैनल्स दिख रहा है MS का। तो आपका वुडन टिम्बर का भी आपका चैनल हो सकता है और आपका MS का भी चैनल हो सकता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर टाइज एंड क्लैम्प्स। अगर हम टाइज और क्लैम्प्स की बात करते हैं तो जब हम कॉलम की शटरिंग करते हैं, जब हम उसका कॉलम का शटरिंग फॉर्मवर्क करेंगे तो उसमें जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो क्या रहता है, कंक्रीटिंग का एक प्रेशर रहता है, उसके लोड की वजह से एक प्रेशर रहता है। तो प्रेशर की वजह से क्या रहता है, जो उसका शटरिंग रहेगा वो आउट ऑफ साइज जाने लगता है, वो फैलने लगता है। तो उसे साइज में कंट्रोल रखने के लिए उसे हम क्या करते हैं, क्लैंप यूज करते हैं, ताकि उसके कंक्रीटिंग के प्रेशर से, उसकी लोड की वजह से वो शटरिंग नहीं फैले। तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्लैंप यूज किए जाते हैं। यहाँ देखिए आपको ये दिख रहा है, ये कॉलम में हमारे क्लैंप लगा हुए हैं। ये एक सर्टेन हाइट पे हमारे क्लैंप्स लगाए जाते हैं, ताकि जो कॉलम है वो कंक्रीटिंग करते टाइम उसका साइज ना बढ़े, वो साइज उसका जो एक्चुअल है वही रहे, उसे कंट्रोल करने के लिए ये क्लैंप्स हमारे यूज किए जाते हैं। अब हमारा सेम कंडीशन अप्लाई होती है, जो हमारी RCC वॉल्स होती हैं वो सेम कंडीशन हमारी कॉलम वाली अप्लाई होती है। जब हम RCC वॉल्स में कंक्रीट करते हैं तो उसमें क्या रहता है हमारा, कि उसमें भी हमारा कंक्रीट के वेट की वजह से हमारा लोड पड़ता है, और लोड पड़ने की वजह से वो क्या रहता है, जो उसका शटरिंग है वो फैलने लगता है, वो हमारा आउट ऑफ साइज जाने लगता है। तो यहाँ तो हमने क्लैंप यूज कर दिया, लेकिन हम RCC वॉल्स में क्लैंप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि RCC वॉल जो है वो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग जाती है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम टाइज यूज करते हैं। तो वहां पर हम टाइज यूज करेंगे, वो हम क्या करेंगे, उस थिकनेस में आपका एक साइड से दूसरी साइड तक लगा देते हैं। तो हम वहां पर RCC वॉल्स में हम टाइज यूज करेंगे और क्लैंप हम कॉलम के लिए यूज करेंगे।
तो उसके बाद हम बात करते हैं कि रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क स्ट्रिपिंग टाइमिंग क्या है। तो उसमें उसके लिए हम क्या देखेंगे, IS कोड 456/2000 देखेंगे, जो कि हमारा कंक्रीट का कोड है। उसमें हमारा दिया हुआ है रिमूवल ऑफ स्ट्रिपिंग टाइमिंग क्या हमारी दी हुई है। तो उसमें हम देखेंगे, ये हमारा दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क, मिनिमम पीरियड बिफोर स्टेकिंग फॉर्मवर्क। तो इसमें भी दिया हुआ है हमारा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम वर्टिकल मेंबर्स की बात करते हैं, जैसे हमारा जो कॉलम आता है, हमारा फाउंडेशन आता है, हमारा RCC वॉल्स आती हैं, तो उसमें जो हमने फॉर्मवर्क किया हुआ है, उसमें जो शटरिंग किया हुई है, उसे हम कितने टाइम बाद रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है 16 से 24 आवर में हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ये मिनिमम टाइम पीरियड है ये। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्लैब्स की, हम हॉरिजॉन्टली की बात कर रहे हैं, स्लैब्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, सॉफिट फॉर्मवर्क। जो हमारा सॉफिट रहता है, जो हमारी स्टील की आपका जो भी प्लाईवुड है, उसका जो हमारी प्लेट्स लगी हुई हैं, वो हम रिमूव कर सकते हैं। वो हम मिनिमम पीरियड है उसका क्या है आपका 3 डेज। हम स्लैब के लिए जो हमारी प्लेट्स लगे हुए हैं, वो हम 3 डेज में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। उसमें कंडीशन क्या है, आपको जो प्लेट्स हैं वो हटाने के बाद तुरंत आपको जो प्रॉप्स हैं आपके, उससे सपोर्ट आपको देना पड़ेगा स्लैब को। तो हम प्लेट्स हटा सकते हैं, उसका मिनिमम पीरियड 3 डेज दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीम की, तो यहाँ दिया हुआ है आपका सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम। तो इसमें भी हमारी कंडीशन जो है वो सेम अप्लाई होती है। इसमें हम प्लेट्स हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जो है प्रॉप्स की सपोर्ट देना पड़ेगी। लेकिन इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो स्लैब से ज़्यादा है। स्लैब से ज़्यादा क्यों? क्योंकि बीम पे हमारा लोड ज़्यादा आ रहा है। तो इसका जो मिनिमम पीरियड है रिमूवल का, वो 7 डेज का है। 7 डेज बाद हम इसे हटा सकते हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं प्रॉप्स टू स्लैब। अगर हम अब प्रॉप्स की बात करते हैं कि प्रॉप्स का टाइमिंग हमारा क्या है, तो वो हमारा 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जो हमारा स्पान है स्लैब का, वो क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे स्पैनिंग टू अप टू 4.5 मीटर। अगर हमारा जो स्पान है वो अप टू 4.5 मीटर है, तो हम उसके जो प्रॉप्स हैं वो कितने दिन में हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है 7 डेज। अगर आपका अप टू 4.5 मीटर तक स्पान है, तो हम उसे 7 डेज में रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारा स्पान 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तो हम इसे कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है 14 डेज। अगर आपका स्पान आपका अप टू 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर से ज़्यादा है, तो वो आपको मिनिमम पीरियड कम से कम 14 दिन का आपको दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉप्स जो हमारे कॉलम, जो हमारे बीम के लगा हुए हैं। तो बीम के लिए हमारा क्या टाइमिंग है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, आपका बीम का स्पान 6 मीटर का है, 6 मीटर का अगर आपको स्पान दिया हुआ है, तो हम उसे मिनिमम पीरियड हमें क्या दिया हुआ है रिमूवल का, तो हमें उसका रिमूवल का मिनिमम पीरियड 14 डेज का दिया हुआ है। कम से कम 14 दिन तो आपको लगा के रखना पड़ेगा वो। उसके बाद करते हैं, अगर हम आपका स्पान जो है वो 6 मीटर से ज़्यादा है, तो फिर हमें कितने दिन बाद उसका रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ आपको 21 डेज दिया हुआ है। अगर आपका स्पान 6 मीटर से ऊपर जा रहा है, तो आपको कम से कम मिनिमम पीरियड जो है आपका 21 डेज का है। 21 डेज बाद ही आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्लाईवुड फॉर्मवर्क के बारे में बात किया था, उसके साइज के बारे में बात किया था, उसके रिमूवल के बारे में बात किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे एल्युमिनियम जो फॉर्मवर्क है हमारा, जो माई-1 है, वो हम कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।